नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष में आपका बहुत स्वागत है। मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। क्या संसद के विशेष सत्र से 2024 के चुनाव का सबसे बड़ा सरप्राइज आने वाला है? 2024 का सबसे बड़ा सरप्राइज। क्या यह सरप्राइज चुनाव का चाल, चरित्र, चेहरा बदल देगा? संसद के विशेष सत्र के पीछे सरकार की मंशा को लेकर हर आदमी के दिमाग में सवाल है और इसी सवाल का जवाब सरप्राइज का निर्माण कर रहा है। अब तक इस कयास में क्या क्या चीजें शामिल हैं, पहले यह जान लेते हैं। मतलब सरकार इस विशेष सत्र में क्या क्या कर सकती है, इसे लेकर जो बातें चल रही हैं उन्हें जान लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ा नाम जो है वह है महिला आरक्षण विधेयक का। इस विशेष सत्र में सरप्राइज के तौर पर यह आ सकता है वन नेशन वन इलेक्शन, यानी एक देश एक चुनाव। संविधान में केवल भारत, इंडिया नहीं, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का कानून, इसको लेकर बहुत बहस है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में क्या कुछ बदलाव होगा? संसद और विधानसभा में ओबीसी कोटा में बदलाव होगा क्या? इस सत्र में क्या होगा? नई यूनियन टेरिटरी बनाई जाएगी क्या? इसको लेकर बहुत कयास लगाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी के स्टेटस में बदलाव करके क्या उसको एक बार फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा? बहुत तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। ये कयास हैं। संसद के छोटे सत्र में बड़े बदलाव का दावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। नई संसद में इतिहास रचने की बात कही है, इसलिए इन कयासों ने और ज्यादा जोर पकड़ लिया है। इससे पहले जब भी विशेष सत्र बुलाए गए हैं तब कुछ ना कुछ विशेष हुआ है। 14-15 अगस्त 1947 को जब यह पहला विशेष सत्र बुलाया गया तो देश की आजादी का सत्र था वो। 14-15 अगस्त 1972 आजादी की रजत जयंती के लिए विशेष सत्र बुलाया गया। 28 फरवरी से 1 मार्च 2 दिन का विशेष सत्र जब बुलाया गया तो तमिलनाडु और नागालैंड में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने के लिए बुलाया गया, और क्योंकि लोकसभा उस वक्त डिसॉल्व थी इसलिए राज्यसभा में बुलाया गया। 3-4 जून 1991 हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए एक बार फिर से राज्यसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। 9 अगस्त 1992 मध्य रात्रि में भारत छोड़ो आंदोलन की 50वीं वर्षगांठ पर बुलाया गया। 26 अगस्त से 1 सितंबर तक 1997 में आजादी की 50वीं वर्षगांठ का जश्न मनाने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया। 21 से 22 जुलाई 2008 मनमोहन सरकार का विश्वास मत साबित करने के लिए विशेष सत्र आया, और 30 जून 2017 को इसी सरकार में जीएसटी लागू करने के लिए आधी रात में संसद का विशेष सत्र आया, मोदी सरकार में, मोदी 1.0 में। तो सवाल यही है कि इस बार इस विशेष सत्र का वो विशेष एजेंडा क्या है? अब 18 सितंबर 2023 से 22 सितंबर 2023 तक का एक और विशेष सत्र, जिसका एक दिन आज गुजर गया है। और पहले दिन पुरानी संसद की यादों को ताजा किया गया, क्योंकि ये लोकसभा में संसद की आखिरी कार्यवाही थी। दूसरे दिन जो ये लोकसभा की ये जो पुरानी इमारत है इसमें ये आखिरी कार्रवाई थी। दूसरे दिन सेंट्रल हॉल में दोनों सदन के सांसद मिलेंगे और फिर नई संसद में जाएंगे, और बाकी का सत्र अब नई संसद में शुरू होगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बारे में कयास लगाए जा रहे हैं और पक्ष विपक्ष में संग्राम है। तो विशेष सत्र के सरप्राइज के कयास क्यों हैं, इसे भी आपको जल्दी से समझाते हैं, और फिर हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनके पास जाएंगे। सबसे पहले तो विपक्षी बार बार यह कह रहा है कि सरकार ने जो बताया है वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ उन्हीं पर संसद में बात हो। यानी विपक्ष को इस सत्र में सरकार के सरप्राइज की आशंका है, और आशंका नहीं, अब तो वो खुलकर कह रहे हैं कि कुछ सरप्राइज सरकार ला सकती है। दूसरा, 2024 के चुनाव का माहौल बनने लगा है। ऐसे में विपक्षी पार्टियों को लग रहा है कि सरकार किसी बड़े एजेंडे को संसद में पेश कर सकती है। संसद के विशेष सत्र में प्रश्नकाल भी नहीं है। संसदीय इतिहास में ऐसे गिने चुने मौके आए हैं जब बिना प्रश्नकाल के संसद सत्र बुलाया गया हो। और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, वो खबर मैं आपको बता दूं। विशेष सत्र से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आ रही है। महिला आरक्षण बिल ला सकती है सरकार, ये सूत्र बता रहे हैं। संसद के विशेष सत्र में पेश हो सकता है महिला आरक्षण बिल। 27 सालों से जो बिल बाट जो रहा है पास होने की, क्या वो इस सरकार में अब कानून का रूप ले लेगा? क्या वो इस सरकार में पास हो जाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और ये खबर हमारे सूत्रों से मुताबिक आ रही है कि महिला आरक्षण बिल इस सत्र में सरकार ला सकती है। तो क्या महिला आरक्षण बिल 2024 के चुनाव में मोदी सरकार का गेम चेंजर एजेंडा बन जाएगा? क्या यह बिल इसी सत्र में पारित होगा? इस सवाल का जवाब 22 सितंबर से पहले मिल जाएगा, लेकिन यह मुद्दा अचानक सुर्खियों में नहीं आया है। अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जयपुर के महिला कॉलेज में महिला आरक्षण का इशारा किया। राष्ट्रपति ने भी
गुजरात विधानसभा में इस मुद्दे पर बोला। कांग्रेस ने भी अपनी कार्यसमिति की बैठक और फिर सर्वदलीय बैठक में इसकी वकालत की और कल ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अहम मीटिंग में भी इस पर चर्चा हुई है। तो क्या महिला आरक्षण बिल संयोग है या फिर इसके संकेत जो मिल रहे हैं ये भी आपको समझाते हैं। देखिए, लोकसभा में अभी महिलाओं की 14% हिस्सेदारी है। अभी आंकड़ों के लिहाज से देखें तो आपको बिग वॉल पर दिखाते हैं। देखिए, अगर देखें अभी 2019 में जो महिलाएं चुनकर आई 78 महिलाएं, तो ये 14% हिस्सेदारी इनकी बैठती है। लेकिन महिला आरक्षण बिल अगर पास हुआ तो क्या होगा? 2024 में अगर उसके बाद चुनाव हुए तो कम से कम 179 महिला सांसद चुनकर आएंगी, यानी कम से कम 33% जो इस महिला आरक्षण बिल में कोटा है वो यहां पर उनको मिलेगा और ये गेम चेंजिंग कई मायनों में होगा। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ शहजाद पूनावाला हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, रोहन गुप्ता हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, राजकुमार भाटी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और कुलदीप कुमार हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। आप सभी का स्वागत है। शहजाद, तो क्या ये तय माने कि महिला आरक्षण बिल आप लोग ला रहे हैं इस सेशन में, यही है सरप्राइज? देखिए, ऐसा है कि सरप्राइज़ का विषय ही कहाँ बचता है, जहाँ पर 5 दिन पहले सरकार ने एजेंडा बता दिया है। प्रथम दिवस पर 75 वर्ष की जो यात्रा रही है इस संसद की, हमारे लोकतंत्र की, उस पर चर्चा है और उसके बाद क्रमवार तरीके से किन विधेयकों को लेना है और चर्चा करनी है, ये सारी चीज़ें डिस्कस भी हो चुकी है ऑल पार्टी मीटिंग में। तो विशेष सत्र किस लिए बुलाया गया है ये स्पष्ट है। और सरप्राइज़ की बात देखिए, जहाँ तक आपने क्योंकि ये सवाल खड़ा किया तो मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ। चलिए, हम आपको तो बता दें कि हम तो हमेशा से कटिबद्ध रहे हैं रिजर्वेशन बिल को लेकर। 98, 99, 2003 में वाजपेयी जी की सरकार ने प्रयास किया, इन्होंने समर्थन नहीं दिया था उस समय पर लोकसभा में। जब कांग्रेस पार्टी ने इस बिल को लाने का प्रयास किया 2010 में राज्यसभा में, 2008 या 2010 में, मैं ईयर भूल रहा हूँ, 2008 था शायद, तब हमने तो पूरा समर्थन किया। परंतु उसके बाद कांग्रेस ने 4 या 5 वर्षों तक उसको लोकसभा में नहीं लाया। उल्टा समाजवादी पार्टी के सांसद अबू आजमी ने इसी बिल की कॉपी फाड़ी। आरजेडी ने इसका विरोध किया, जेडीयू ने इसका विरोध किया और आज पवन खेड़ा जी और जयराम रमेश जी कहते हैं कि जो राज्यसभा में पारित हो चुका है, जिस पर हमने तो समर्थन दे दिया है, उसको पारित करना चाहिए। अब पूछ लीजिए समाजवादी पार्टी को, क्या इस बिल को इसी शक्ल और स्वरूप में वो समर्थन करते हैं? और देखिए, जहां तक कांग्रेस की बात है, उनकी तो मंशा कभी रही नहीं है महिलाओं के लिए। इन्होंने क्या कहा था, प्रियंका वाड्रा ने कहा था कि 40% हिस्सेदारी मैं पार्टी में दे दूंगी। अरे 2 सरकारें बनी हिमाचल और कर्नाटक की, वहां पर कुल मिलाकर 46 मंत्री है, 1 मंत्री बनाया महिला। अच्छा, छोड़ दीजिए इस बात को। आज वो सरकार है जिसने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, तो किस प्रकार से आज फीमेल सेक्स रेशियो बढ़ा है, किस प्रकार से परमानेंट कमीशन ऑफ विमेन हुआ है। हर स्कीम में उज्ज्वला योजना से लेकर नल से जल की योजना और शौचालय योजना महिलाओं के लिए डिजाइन भी की गई है और महिलाओं को उसका सबसे ज्यादा अधिक लाभ भी मिलता है। तो कम से कम आज कांग्रेस पार्टी को इस विषय पर बोलने का कोई अधिकार नहीं। इंडी गठबंधन का इस बिल पर, 2000 राज्यसभा में पारित किए गए बिल पर क्या स्टैंड है, एक एक करके बताएं। क्या इसी स्वरूप में उसको स्वीकारते हैं क्या? ठीक है, मैं रोहन गुप्ता, ये बताइए, मैं आपके पास आऊंगा। ये स्पेशल सेशन आते ही ये कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण की बात क्यों करने लग गई? क्या आपके पास कोई स्पेशल इनपुट है इसके बारे में? देखिए, बात इनपुट की नहीं है, ये सरकार की हमेशा से, आप देखिए, इनकी एक रीति रिवाज रहा है कि देश के ऊपर अपने गलत फैसले थोप देते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम तो ऐतिहासिक फैसले लेते हैं। बिल्कुल आप ऐतिहासिक फैसले लेते हैं कि जिससे देश की जान खतरे में आ जाए। नोटबंदी का ऐतिहासिक फैसला आपने लिया, जिसका खामियाजा आज भी देश का छोटा व्यापारी भुगत रहा है। उसके बाद 3 काले कानून का ऐतिहासिक आपने फैसला लिया, जहां पे भी संसद का आपने अनादर किया। आप अगर ट्रांसपेरेंट होते, अभी आपने कहा सरप्राइज, लोकतंत्र में सरप्राइज देने का एक नई शुरुआत भाजपा ने की है। ये सरप्राइज नहीं है, तानाशाही है कि हम जो चाहेंगे हम कुछ भी लेके आए। अगर आपको जो भी बिल लाना है, आप उसको डिस्कशन कीजिए, टेबल पे रखिए, ऑपोजिशन के साथ में डिस्कस करिए। हर चीज सरप्राइज क्यों लाना है आपको? आपने जो लोकतंत्र की हमारी जो जिस प्रकार से गरिमा है, जिस प्रकार से हमारा एक चलन है कि सबको साथ में मिलके डिस्कशन के बाद कोई बिल आता है, आपने सब हत्या कर दी। आपने लोकतंत्र की भी हत्या की है और संसदीय प्रणाली की भी आपकी हत्या की है। तो पहले तो आप ये बताइए, यहाँ पे डिस्कशन महिला आरक्षण की आप कर रहे हैं, देश का पहला महिला राष्ट्रपति किसने दिया, पहली बड़ा प्रधान किसने दिया, पहले स्पीकर किसने दिया, ये आप बातें मत कीजिए। और दूसरी बात, देश को बताइए कि आप महिला आरक्षण बिल ला रहे हैं, और अगर आप ला रहे हैं तो एजेंडा में क्यों नहीं था? इसमें सरप्राइज की क्या बात है? सारी पार्टियां चाहती है कि महिला आरक्षण बिल आना चाहिए, हम तो कब से मांग कर रहे हैं। तो पहली बात तो आप अपनी नीयत साफ कीजिए देश के सामने। ये सरप्राइज का खेल मत करिए। जब भी आप सरप्राइज की बात करते हैं, देश डर जाता है ये नया कुछ लाके थोप दे, तो आपसे कोई अपेक्षा नहीं है देश की। पहले अपनी विश्वसनीयता को इंप्रूव कीजिए। नहीं, वैसे सरप्राइज और चमत्कार तो अधीर रंजन बोल रहे थे, लेकिन मैं शहजाद आपके पास आऊंगा, सबके पास आऊंगा, लेकिन एक एक बार पहले सबका एक रिएक्शन हो जाए।
राजकुमार भाटी, तो समाजवादी पार्टी को क्या मौजूदा स्वरूप में ये महिला आरक्षण बिल अगर जो आता है तो वो मंजूर होगा या अपने रिजर्वेशंस के साथ ही जाएंगे आप लोग? नहीं, मैं दिन में भी एक डिबेट में शहजाद पूनावाला मेरे साथ थे, उन्होंने डिक्टो यही बातें उसमें भी कहीं और उन्होंने यही पूछा जो भी आपने शब्द प्रयोग किया है कि मौजूदा स्वरूप में। शहजाद पूनावाला का जोर भी इसी बात पे था कि एज ए टीज क्या ये समर्थन करेंगे। मैं उस समय तो समझ नहीं पाया, लेकिन अब मेरी समझ में आया इनका मकसद क्या है। भारतीय जनता पार्टी शायद ये सोच रही है कि जो इंडिया गठबंधन में पार्टियां हैं वो इस पर खेमे में बट जाएंगी। ये इसका मतलब राजनीति करने के लिए शोषा छोड़ा गया है। इनकी नीयत कुछ देने की नहीं है महिलाओं को। जहां तक आपका सवाल है कि हमारा क्या स्टैंड होगा, हमारा स्टैंड इस पर बहुत क्लियर है, पहले से ही क्लियर है। आरक्षण, महिलाओं को आरक्षण दीजिए, आप महिलाओं को आगे बढ़ाने के हर कदम का हम स्वागत करेंगे। माननीय नेताजी ने तो सदन के अंदर ये बोला था कि आप 33% के बजाय 50% दो, हम उसका समर्थन करेंगे। लेकिन उसमें हमारी शर्त यह है कि ओबीसी महिलाओं के लिए उसमें अलग से कोटा होना चाहिए। अगर बिना ये कोटा दिए आप करते हैं तो इसका मतलब आप ओबीसी के हकों को मारना चाहते हैं, आप ओबीसी को संसद में जाने से रोकना चाहते हैं। गौरव जी, एक बात और मैं थोड़ा सा कह दूं, आप इस बात पर गौर करिए, एक पत्रकार होने के नाते बाकी लोग भी गौर करें कि जो तमाम आरक्षण की विरोधी शक्तियां रही हैं, जो हमेशा आरक्षण की आलोचना करती रही हैं, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे और दूसरी पार्टियां हो, जो वर्ग आरक्षण के विरोधी रहे वही महिला आरक्षण का बढ़ चढ़ के समर्थन कर रहे हैं। इसके पीछे कुछ ना कुछ षड्यंत्र तो है, कुछ ना कुछ बदनीयती तो है। और वो बदनीयती साफ तौर पे ये है कि ओबीसी महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, खेतों में काम करती हैं, हाथ से हाथ की दस्तकारी करती हैं, मजदूरी करती हैं, वो चुन के संसद में नहीं पहुंच पाएंगे। अगर ये महिलाओं का आरक्षण आप लागू कर देते हैं तो इतनी सीटों पे कुछ विशेष वर्गों का कब्जा हो जाएगा जिनका ये हित साधना चाहते हैं। वैसे लगातार ओबीसी एससी का दलितों को आपने अपने नेता मुलायम सिंह यादव जी को कोट किया, उन्होंने कुछ और भी कहा था महिलाओं को लेकर, वो भी मेरे पास है, मैं वो बताऊंगा, लेकिन मैं पहले एक बार डिबेट ओपन कर लेता हूं। कुलदीप जी, आपको क्या लगता है, क्या जो कॉन्ट्राडिक्शन है इंडिया में, जिसका जिक्र राजकुमार भाटी भी कर रहे हैं, इनके अपने रिजर्वेशन है, कांग्रेस पार्टी की अपना स्टैंड है, क्या इससे इंडिया इस महिला आरक्षण बिल पर एक रह पाएगा? देखिए गौरव जी, मुझे लगता है कि इंडिया भी यही चाहता है, हम भी ये चाहते हैं, सबको ये चाहते हैं कि महिलाओं को उनका अधिकार मिले, महिला सशक्तिकरण हो, महिलाएं मजबूत हो, महिलाएं ताकतवर बने इस देश के अंदर। और ये जो महिला रिजर्वेशन बिल है, ये बहुत लंबे समय से संसद के अंदर अटका हुआ है और हम चाहते हैं कि इसको पास किया जाए, उनको आरक्षण मिले, उनको ये अधिकार मिले। हाँ, उसमें जो राजकुमार भाटी जी कह रहे हैं उसमें कई और बातें हो सकती हैं, तो इसलिए जब वो बिल पटल पे आएगा या उस पे होगा, लेकिन मुझे लगता है कि उसके ऊपर आज ये केंद्र सरकार जो महिलाओं की बात करती है, मोदी सरकार, उसको बिल को संसद में लाकर महिलाओं को उनके अधिकार देने चाहिए जो बहुत लंबे समय से रुके। और आम आदमी पार्टी तो हमेशा महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए हमेशा आगे अग्रसर रहती है। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी लगातार इस बात को कहते रहते हैं कि हमें महिलाओं की भागीदारी को राजनीति के अंदर भी बढ़ाना पड़ेगा, और ताकि वो सक्षम हो पाए, वो संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर पहुंच पाए, वो अपने हक और अधिकारों की पॉलिसी को बना पाए। तो उसके लिए तो मुझे निश्चित रूप से इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन ये मोदी सरकार की नीयत क्या है, क्या नहीं है, ये क्या करेगी, ये तो यही जानते होंगे। और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सच बात है कि जब भी ऑल पार्टी मीटिंग्स होती हैं तो उसमें वो एजेंडा क्लियर करना चाहिए, सबके साथ बात करनी चाहिए। यही तो इस लोकतंत्र की खूबसूरती है। ये विपक्ष और पक्ष क्या है, जब ऑल पार्टी मीटिंग आप बुलाते हैं तो उसमें आपको डिस्कशन करना चाहिए। आप एजेंडा बताएंगे नहीं, आप एजेंडा छुपाएंगे, तो मुझे लगता है ये तो कहीं ना कहीं आप इस लोकतंत्र के साथ भी मजाक कर रहे हैं। और मैं तो कह रहा हूं कि अब ये नए संसद भवन में जा रहे हैं तो कम से कम पुरानी अपनी जो आपकी नीयत है उसको छोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ना चाहिए। पक्ष विपक्ष दोनों को लेकर साथ आगे बढ़े और देश के हित में काम करने का काम करे। देश पे महंगाई पे चर्चा करे, बेरोजगारी पे चर्चा करे, किसानों पे चर्चा करे, अहम चर्चा करे, महिला आरक्षण बिल के ऊपर बात करे और उसको बात करके आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, मैं शहजाद आपके पास आ रहा हूं, लेकिन मुझे एक रिपोर्ट दिखानी है। वो रिपोर्ट मैं यहां पे दिखाना चाहता हूं, वो ग्राफिकल रिपोर्ट। देखिए, महिला आरक्षण को लेकर बहुत बज़ क्रिएट हो चुका है और महिला आरक्षण को लेकर तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। विपक्षी अपनी बात कर रहे हैं, यहां पर बीजेपी क्या कह रही है वो हम यहां पर दिखा रहे हैं। लेकिन पीसीआर, अगर वो रिपोर्ट रेडी हो तो मुझे दीजिए। जिस तरह से यहां पर महिला आरक्षण को लेकर तमाम तरह की बातें सामने आई हैं, अब
महिलाओं के लिए 9 बड़ी योजनाएं क्या इस सरकार में चल रही हो। देखिए, पहली, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यह योजना इस सरकार के लिए में चल रही है। सुकन्या समृद्धि योजना जो महिलाओं के लिए इस सरकार में चल रही है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो खासकर महिलाओं पर जिसका फोकस है। महिला सम्मान बचत योजना इस सरकार में चल रही है। स्वच्छ भारत मिशन शौचालय योजना ये बहुत यहां पर अहम है महिलाओं के लिए। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना, इसके अलावा 3 योजनाएं और हैं, जल्दी से मैं आपको योजनाएं बता देता हूं। फ्री सिलाई मशीन योजना महिलाओं के लिए, ये बड़ी योजना यहां पर इस सरकार में चल रही है। प्रधानमंत्री समर्थ योजना चल रही है और प्रधानमंत्री जनधन योजना भी इस सरकार में चल रही है। शहजाद, तो ये योजनाएं तो सरकार चला रही है, ठीक है, विपक्ष का अपना इसको लेकर रिजर्वेशन होगा। मुझे तो कुछ और पूछना है आपसे। विपक्षी ये कह रहे हैं दरअसल आप ये महिला आरक्षण बिल लाकर जो बड़े नेता हैं इनके, उनका जो चुनावी गणित है, जो चुनावी समीकरण है, वो बिल्कुल आप खराब करना चाहते हैं और इसलिए आप ये बिल लेकर आ रहे हैं। देखिए गौरव जी, वैसे 3 लोग हैं इंडिया अलायंस के और मैं अकेला हूं, तो मुझे पर्याप्त समय दे दीजिए या कम से कम हस्तक्षेप ना हो, ये आप सुनिश्चित कीजिए। बिल्कुल मैं नहीं अपनी होगा, आप बात बोलिए। प्रारंभ करता हूं। देखिए, पहले तो अभी मेरे मित्र राजकुमार भाटी ने कहा कि हम इंडिया अलायंस में झगड़ा लगाना चाहते हैं। मान्यवर, हर रोज़ आम आदमी पार्टी के नेता और कांग्रेस के नेताओं के बीच में पंजाब से लेकर दिल्ली में क्या हो रहा है। अभी तृणमूल कांग्रेस ने लेफ्ट को बंगाल में हराया है, समाजवादी पार्टी ने उत्तराखंड में बाईपोल लड़ा है और कांग्रेस ने लेफ्ट को केरल के बाईपोल में हराया है। तो मान्यवर, हम कहाँ झगड़ा लगा रहे हैं, आप एक कहाँ हैं। 13 की 13 सीट लड़ने का प्लान बना दिया है कांग्रेस पार्टी ने पंजाब में, तो ये हम नहीं कर रहे। परंतु हाँ, राजकुमार भाटी जी, क्योंकि आप एक ईमानदार व्यक्ति, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पवन खेड़ा और जयराम रमेश दोनों का अधिकृत बयान और अधिकृत ट्वीट अभी TV9 दर्शा दे। उन्होंने कहा कि हमने राज्यसभा में एक बिल पारित किया है, उसी बिल को आगे बढ़ाते हुए पारित कर दो। अब राजकुमार भाटी जी ने क्या कहा कि जो ये बिल की पैरवी करेगा वो एंटी ओबीसी कहलाएगा, क्योंकि उसमें ओबीसी महिलाओं का कोई अधिकार नहीं है। तो बताइए, कांग्रेस पार्टी एंटी ओबीसी है क्या? और वो कांग्रेस पार्टी तो वो पार्टी है जिसने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को कितने वर्षों तक लागू नहीं किया। वीपी सिंह की सरकार को हमने समर्थन दिया था, तब जाकर वो लागू हुई, परंतु उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो मौजूदा स्वरूप का बिल जो राज्यसभा में पारित कांग्रेस ने किया है, जिसपे हमने समर्थन दिया, उन्होंने मांगा, हमने समर्थन दिया सैद्धांतिक रूप से, पर क्या उस बिल को आप एंटी ओबीसी घोषित करते हैं? और अगर करते हैं तो बताइए कि ऐसी एंटी ओबीसी पार्टी के साथ आप क्यों बैठे? दूसरी बात, अभी रोहन जी ने कहा हत्या लोकतंत्र की। मान्यवर, हत्या लोकतंत्र की इस 75 वर्ष में एक ही बार हुई है जब इमरजेंसी लागू हुआ, और इसी संसद में इमरजेंसी को खत्म करते हुए लोकतंत्र बहाल हुआ। और आखिरी बात, देखिए, आम आदमी पार्टी ने भी एक वक्तव्य रखा है। मैं आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूं, आप बता दीजिए, आप इस मौजूदा बिल जो राज्यसभा में पारित है उसके साथ है या आप समाजवादी पार्टी के वर्जन के साथ है? आप एक स्टैंड बता दीजिए। इंडी गठबंधन का ना नेता, ना लोगो, ना कंसेंसस, केवल कंसेंसस हिंदू की समाप्ति पर, केवल कंसेंसस सनातन की समाप्ति पर। इसीलिए एक स्वर में भी नहीं बोलते इतने महत्वपूर्ण विधेयक पर, इतने महत्वपूर्ण विषय। ठीक, रोहन गुप्ता, सजाद, वैसे अब आप तो तीनों की सुननी भी पड़ेगी, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन तीनों का एक वर्जन लेके। रोहन गुप्ता, आज जब लोकसभा में आपके नेता बोल रहे थे अधीर रंजन चौधरी, तो उन्होंने एक बात कही और वो बात बहुत ज्यादा अटेंशन सीकर है। उन्होंने कहा कि हफ्ते में एक दिन विपक्ष के लिए बुक कर दिया जाए, विपक्ष के लिए तय कर दिया जाए, जिस दिन केवल विपक्ष बोले। मतलब इतनी बुरी हालत हो गई इस देश में विपक्ष की, जिसको एक दिन मांगना पड़ रहा है अपने लिए। बिल्कुल आपके सामने है जिस प्रकार से एक लोकतांत्रिक प्रणाली की हत्या की, एक संसदीय प्रणाली की हत्या की है, आपके सामने। जब मणिपुर पे हम लोग मांग रहे थे कि प्रधानमंत्री जी संसद के अंदर बोले, नहीं कहा। जो 77 दिन से मणिपुर जल रहा था, प्रधानमंत्री जी संसद के बाहर बोले, संसद के अंदर नहीं बोले। और महिला की आप बात करें, पहले बताइए तो सही, आप बिल लेके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? कौन से महिला की आप बात करें? मणिपुर में महिला के हमने जो फोटो, जो तस्वीरें देखी, पूरे देश को शर्मसार करने वाली तस्वीरें आपके राज में देखी। कौन से मुंह से आप महिला के अधिकार की बात करें? शर्म आनी चाहिए आपके। कथुआ देखा आपने, उन्नाव देखा, ऐसी हजारों घटनाएं इनके शासन में महिला उत्पीड़न की हुई है, जिसका एक भी जवाब नहीं है। महिला के अगेंस्ट क्राइम अगेंस्ट विमेन इज हाईएस्ट नाउ। निर्भया का जो फंड यूज करना चाहिए, आज तक निर्भया का फंड ये लोग यूज नहीं कर पाए। इनको शर्म आनी चाहिए सब बात करते हुए। और गौरव जी, इनकी विडंबना देखिए, पहले INDIA बोल रहे थे, अब इंडी बोल रहे हैं। अरे भैया, आप कुछ भी बोलते रहिए, एनडीए की एक बड़ी पार्टी आज चल चुकी है। AIADMK ने कह दिया कि अब हमारा गठबंधन नहीं है, हम भाजपा को सहन नहीं कर सकते हैं। तो भाई साहब, ये तो शुरुआत है। जो गिने चुने 5-7 बचे सारे निकल जाएंगे, और आपके जो ऐतिहासिक निर्णय जो जिस प्रकार से आ रहे हैं, कोई आपके साथ में खड़ा नहीं रह सकता है, क्योंकि भाजपा मतलब भस्मासुर। जो भाजपा के साथ खड़ा हुआ उसको भाजपा ने खत्म कर दिया है। एनडीए के मूल जो 4 पार्टी थी जो एनडीए के अंदर थी, कौन कौन सी थी? शिवसेना थी, अकाली दल थी, आज एनसीपी थी। कहां पे वो जो पुरानी पार्टियां जो उनकी थी, कहां है वो पार्टियां? सारी पार्टी खत्म हो गई।
तो उनको शर्म आनी चाहिए ये सब बात करते हुए। भाजपा के लिए उनके साथी दल हो या विपक्ष हो, को एग्जिस्टेंस, सह अस्तित्व बोलते हैं उसको, भाजपा कभी भी किसके साथ से संवाद नहीं कर सकती है। और इसीलिए देश के इतिहास में पहली बार हम देख रहे हैं कि संसद के बारे में भी आपको सरप्राइज शब्द के साथ में हम सब वेट कर रहे हैं, ये सरकार क्या लेके आएगी, कहां पे लेके चलेगी। अरे नहीं चाहिए सरप्राइज, आप डिस्कशन कीजिए, जो देश बता के करो जो करना, ठीक है, डिस्कशन करके मैं ये उसको सवाल करिए। लेकर जाऊंगा अभी शहजाद के पास। लेकिन राजकुमार भाटी, पिछली बार जब इस संसद में ये वही महिला आरक्षण विधेयक आया था तो लोकसभा में किसने विरोध किया था? वही शरद यादव थे, वही मुलायम सिंह यादव थे, वही लालू प्रसाद यादव थे, वही बीएसपी थी जो विरोध कर रही थी। और शरद यादव जी ने क्या कहा था कि अगर ये बिल आ गया तो संसद में वो बड़ी बिंदी वाली औरतें कब्जा कर लेंगी, यानी आप औरतों में भी विभेद कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं आपको मुलायम सिंह यादव जी का बयान सुनाता हूं। मुलायम सिंह यादव जी ने भी क्या कहा था, बड़े घर की लड़कियां और महिलाओं को फायदा मिलेगा, हमारी गांव की गरीब महिलाओं को नहीं, आकर्षक नहीं होती, बस इतना कहूंगा, ज्यादा नहीं। क्या कहना चाहते थे मुलायम सिंह यादव जी? लुक्स की वजह से महिलाओं के साथ यहां पर वो होगा, ये महिला आरक्षण के आप इसी तरह हितैषी हैं? अगर हम जो हमारा स्टैंड था उस स्टैंड पर 100% आज भी कायम है, एक एक शब्द पे कायम है। अगर कोई इस बात को न समझने की एक्टिंग आप कह रहे हैं कि आप इस बयान पे अभी कायम है कि जब पुरुषों में आप भेद कह हो रहे हैं कि सकता, आप अपने नेता के इस बयान पर अभी भी कायम है? 100% तो फिर आप एक महिला एक आरक्षण के शब्द हितैषी पर। कैसे हो गए? लेकिन आप मुझे आप तो बोलने महिलाओं दें, के महिलाओं में केवल विभेद कर रहे हैं। गौरव जी, आप भूल जाते हैं कि आप एंकर हैं। आपका सवाल हो गया, मुझे बोलने दें। अगर मेरी बात काटनी है तो बीजेपी के नहीं, बोलिए, प्रवक्ता आप काटें। बोलिए। आपको तो लेकिन आप निष्पक्ष महिलाओं में रहना चाहिए। विभेद कर अगर रहे हैं, आप ही मेरा बहस सवाल आप करने जरूर लगेंगे इसका बीजेपी जवाब की जरूर ओर से। दीजिएगा, बोलिए। मैं आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूं, लेकिन जिस तरह आप शहजाद पूनावाला को बोलने दे रहे हैं, मुझे भी बोलने दें। बोलिए। जो आप ये कह रहे हैं कि पुरुषों में तो भेदभाव होता है, पुरुषों में तो आरक्षण मान लेंगे, महिलाओं में कोई भेदभाव नहीं होता, इससे ज्यादा बड़ा ढोंग और क्या हो सकता है? और जो बीजेपी पार्टी का जो धूर्तता और चालाकी और बेईमानी है बीजेपी पार्टी की, वो उस पार्टी के प्रवक्ता के शब्दों में साफ झलक रही है। ये जिक्र कर रहे हैं कि मंडल आयोग का, अरे मंडल आयोग को लागू करने पे ही बीजेपी पार्टी ने जनता दल की सरकार गिरा दी थी। आप इतना विरोधी थे पिछड़ों के, आप हमेशा पिछड़ों के विरोधी रहे, दलितों के पिछड़ों रहे हैं, माइनॉरिटी के विरोधी रहे हैं। आपने कभी समर्थन दिल से नहीं किया इसका आरक्षण का, और आप आज भी यही चालाकी करना चाहते हैं। और एक बात बता दूं मैं स्पष्ट तौर पर, जो बीजेपी पार्टी में और इनके गठबंधन एंड डेंट डी डेंट ए डेंट में जो ओबीसी और बीजेपी पार्टी, अगर ये हमें इंडिया अलायंस कहेंगे, अगर ये हमें इंडिया अलायंस कहेंगे तो हम इन्हें बीजेपी पार्टी कहेंगे। अच्छा, क्योंकि उसमें भी P4 पार्टी है, A4 अलायंस है, इन्होंने ये दिमाग लगाया है, तो थोड़ा बहुत दिमाग हम भी लगाएंगे। मैंने शहजाद भी बीजेपी पार्टी और गौरव जी, थोड़ा हम इनसे ही तो सीख रहे हैं। अच्छा, इन्होंने ये कहा कि हम इंडिया अलायंस इसलिए कह रहे हैं कि A4 तो अलायंस है। हाँ, तो बीजेपी में भी P4 पार्टी है ना, तो हम भी बीजेपी पार्टी कहेंगे। ओके। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी पार्टी में और इनके अलायंस में जो ओबीसी और एससी और माइनॉरिटी के सांसद हैं, अगर ये बिना इस ओबीसी का कोटा दिए लागू करने की कोशिश करेंगे, वो पहले भी विरोध में आ गए थे। उमा भारती जैसे सांसद खुल के बोले थे इसके पक्ष में, और आज भी जो ओबीसी के सांसद हैं बीजेपी के अंदर, वो खुल के आएंगे। आप अपना नुकसान कर लेंगे अगर आप इसे बिना ओबीसी का कोटा लागू किए लागू करना चाहेंगे। नहीं, लेकिन आखिरी बात ये कहते हुए राजकुमार भाटी, अगर आप ये मानते हैं कि आरक्षण अगर आप लोग पार्टियों का नाम बिगाड़ेंगे तो हम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे पार्टियों का नाम लेना, क्योंकि पता नहीं अभी नाम किस एक्सटेंट तक चले जाएंगे। शुरुआत किसने की? हाँ, लेकिन सही कह रहे हैं आप, आपके साथ कर रहे हैं तो आप उनके साथ कर रहे हैं, आपका प्रोरोगेटिव। शुरुआत किसने कर रहा आपको? मैं आम आदमी पार्टी के कुलदीप जी के पास जाऊंगा। कुलदीप जी, ये बताइए, आम आदमी पार्टी तो हर चीज पर अपनी अलग राय रखती है ना। आप ही के अलायंस में महिला आरक्षण बिल पर दो राय आ गई आपके सामने। एक तरफ वो हैं जो अपनी नेता के बयान पर कायम है, और एक तरफ वो कहे जो कह रहे हैं कि नहीं, हम बिल्कुल साथ हैं, आए बीजेपी लेकर आए बिल हम पास करेंगे। आम आदमी पार्टी इस पर अपनी अलग राय रख रही है, या आम आदमी पार्टी अभी तय नहीं कर पाई है? देखिए गौरव जी, आप ना
दोनों चीज़ों को मिला रहे हैं, कभी एक कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। सबका एजेंडा, चाहे वो इंडिया अलायंस के कोई भी हो, चाहे वो सपा हो, कोई और अन्य पार्टी हो, सबका एक ही कहना है कि महिला आरक्षण होना चाहिए। उसमें अलग अलग मत उसको लेकर होना चाहिए, लेकिन सबकी एक राय तो ये है। सबका एक कहना नहीं है सर, उनका कहना है कुछ और। नहीं गौरव जी, पहले मेरी बात पूरी हो जाए। सबका एक कहना है। नहीं, राजकुमार भाटी जी भी चाहते हैं, सबको ही चाहते हैं कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। राजकुमार भाटी भी आरक्षण चाहते हैं, समर्थन लोग चाहते हैं महिलाओं को उनके अधिकार मिलने चाहिए, सब लोग चाहते हैं। अरे वो छोड़िए ना, वो उनका वो भी विषय है, जब वो आएगा तो उस पर भी बात होगी। लेकिन मैं अभी ये कह रहा हूं कि अभी तो बात ये है कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन ऐसी सरकार जिस केंद्र, वो भाजपा की सरकार, वो नेशनल दंगा अलायंस की सरकार, जिसने महिला पहलवान जो इतने दिन धरने पे बैठी रहे जंतर मंतर पर, उनको न्याय नहीं मिला, तो क्या अब ये इनसे ये सुनिश्चित करेंगे कि उन देश की महिलाओं को न्याय मिल जाएगा जिन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो दिया, लेकिन बेटियों की रक्षा करने की जब बारी आई तो प्रधानमंत्री जी मौन हो गए। जब मणिपुर के अंदर हिंसा में बेटियों को नंगा घुमाया गया तो प्रधानमंत्री जी मौन हो गए। क्या उस पर चर्चा होगी? जब हाथरस के अंदर दलित की बेटी को रात के अंधेरे में वहां के प्रशासन जला दिया, उसके मां बाप से बिना पूछे, तो प्रधानमंत्री जी मौन हो गए। जब अंकिता भंडारी जो उत्तराखंड की बेटी थी, जो भाजपा के नेता ने उसको वैश्यवृत्ति में धकेलने का काम किया, उसको ले जाने का काम किया, तो भाजपा के लोग मौन हो गए। जब कठुआ में एक बच्ची के बलात्कार पर इनके सांसदों ने रैली निकाली तो ये लोग मौन हो गए। क्या उस पर ये बात करेंगे? ये उस पर बात नहीं करेंगे। हम फिर कहते हैं कि आप महिलाओं के सम्मान की बात करिए, महिलाओं के अधिकार की बात करिए, और आम आदमी पार्टी हो चाहे इंडिया अलायंस हो, वो महिलाओं के आरक्षण के समर्थन में हमेशा खड़ा है, खड़ा रहेगा। जिम्मेदारी से कहते हैं कि महिलाओं को अधिकार मिलने तो बस चाहिए। यही कुलदीप जी, लेकिन शहजाद, महिला आरक्षण के अलावा भी कुछ नहीं होगा, इसकी भी कोई बात नहीं हो रही है। किसी को कुछ नहीं पता है। सरप्राइज, धमाका, चमत्कार क्या हो जाएगा इस सेशन में, किसी को कुछ नहीं पता है। और इसी पर विपक्ष को सबसे ज्यादा आपत्ति है। इतनी सीक्रेसी क्यों? या तो आएगा नहीं, और आएगा तो इतनी सीक्रेसी के साथ क्यों आएगा? एक एक करके मैं जवाब देता हूँ और एक लाइटर नोट पे कमेंट करना चाहता हूँ। मेरे भाई राजकुमार भाटी ने अभी कहा बीजे पार्टी। देखिए, ऐसा है, कोई बीजेपी पार्टी नहीं कहता। आपके अलायंस को क्या कहते हैं? इंडिया अलायंस। तो इसीलिए वो डबल ए हो जाता है कि इंडिया अलायंस लास्ट है, तो इंडिया अलायंस मत बोलिए, इंडिया अलायंस बोलिए। कोई ऐसा एक सेकंड गौरव जी, एक लास्ट ऐसे जाएंगे बीजे पार्टी तो फिर आ पार्टी बोलना पड़ेगा, ए पार्टी, आ पार्टी, तो जा पार्टी, आ पार्टी, ये सब नहीं करते। हम मैच्योर डिबेट करते हैं। अब देखिए, मैं आता हूँ विषय पर। विषय ये है कि आज जो भी पार्लियामेंट में होता है वो एक प्रोटोकॉल और एक प्रक्रिया से होता है। अगर प्रक्रिया से होता है संविधानिक, तो सीक्रेटिव कैसे हो सकता है? हाँ, सस्पेंस उनको लगता है जिनको जनता ने डिस्पेंस किया। मैं पूछना चाहता हूँ, रोहन जी कह रहे थे 2018-19 में महंगाई पर चर्चा, हमने कहा चलिए करते चर्चा, रफाल पे भाग गए। इन्होंने कहा कोविड पर चर्चा, हमने करी आइए करते चर्चा, पेगासस पे भाग गए। फिर उन्होंने कहा कि चलिए करते मणिपुर पर चर्चा, मणिपुर पर जब प्रधानमंत्री जवाब दे रहे थे भाग गए। परंतु आखिरी बात, अब इन्होंने पक्ष विपक्ष की बात की अभी 2 मिनट पहले कुलदीप जी ने। मान्यवर, आज G20 को G2 कहा गया खड़गे जी के द्वारा। बताइए, इनकी प्रियंका वाड्रा ने इसको कहा इनका G20, एक G20 जिसको पूरा विश्व मानता है कि ये भारत की उपलब्धि रही है। उसमें सभी लोगों ने, शशि थरूर ने भी कहा कि ये डिक्लेरेशन आना, EU का जुड़ना, ये इकोनॉमिक कॉरिडोर बनना, बायोफ्यूल अलायंस होना, परंतु उसको भी लगता है पार्टी के कुछ तो बता दीजिए। इतनी सीक्रेसी क्यों? देखिए, ऐसा है, सब जानना चाह रहे हैं। शहजाद पूनावाला एक ब्रेकिंग न्यूज देकर जाएं, क्या आएगा इस सेशन में? गौरव जी समझिए, देखिए, आप भी अपने चैनल के बहुत बड़े एंकर हैं और मैं आपको कैबिनेट किस लिए हो रही है? अरे मेरी एक मिनट कुलदीप रुकिए, बोलिए शहजाद, बोलिए क्यों हो रहा है सेशन, बताइए। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। गौरव जी, आप भी अपने चैनल के बहुत ही बड़े एंकर हैं, परंतु जब तक आप एक सेकंड, मैं बोलिए मैं वैसे भी मैं भी छोटा प्रवक्ता, तो आपने मुझे बड़ा बनाया, मैंने आपको साइड बाय साइड आपको भी बड़ा बना दिया। अब सुन लीजिए मेरी बात का तर्क तो समझिए। जो एडिटोरियल पॉलिसी होती है, अनलेस कि आप एडिटोरियल बोर्ड में नहीं होंगे, आपको नहीं पता चलेगी। ये सीक्रेसी नहीं, ये प्रोटोकॉल होता है। हमारे देश की भी संसद का जो भी मामला होता है, अनलेस वो ऑल पार्टी मीटिंग में डिस्कस हो, ये संसद का एक प्रिविलेज होता है, सांसदों का प्रिविलेज होता है। और कैबिनेट की मीटिंग के पहले कैबिनेट का गोपनीय विषय होता है। तो इसलिए को सरकार से कंपेयर कर रहे हैं। प्राइवेट नहीं, प्राइवेट एंटिटी को सरकार से मान्यवर, एक सेकंड गौरव जी, आज तक जितने, नहीं, आप मेरा सवाल सुन लीजिए। आज तक जितने स्पेशल सेशन आए हैं, हर स्पेशल सेशन का एक बड़ा एजेंडा रहा है, और वो 1947 से लेकर 2017 तक रहा है। इसमें कौन सा बड़ा एजेंडा है, यही नहीं समझ में आ रहा है। क्या इन 8 बिलों में कोई बड़ा एजेंडा है? गौरव जी, क्या बात कर रहे हैं आप?
कल गणेश चतुर्थी के अवसर पर विघ्नहर्ता की हम पूजा करते हैं, उनके आशीर्वाद के साथ नए संसद भवन में प्रवेश होगा। ये स्पेशल नहीं है, पिछले स्पेशल सेशन इसी पे तो है, 50 वर्ष हुए आज़ादी को या 125वीं वर्षगांठ थी अंबेडकर जी की। तो क्या ये आपके लिए स्पेशल अर्थात विशेष नहीं है कि लोकतंत्र की यात्रा, इमारत तो बदल रही है पर इरादे नहीं बदल रहे, और एक नए संसद भवन में हम प्रवेश कर रहे हैं गणेश चतुर्थी के अवसर पर? मतलब कि क्या तो यही है बताए ना, कि फिर ये यही अगर मान लें। विशेष नहीं तो क्या विशेष शहजाद है? यही इससे मान ज़्यादा। लें, शहजाद दूसरी यही बात, मान लें, यही मान लें, वक्रतुंड कह- महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुर्मोदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। मान ले, यही मान ले। बिल्कुल। और देखिए मैं आपको एक और और कुछ बात नहीं होना। बताता हूँ, देखिए मैं आपको एक और बात बताता हूँ। आपकी तुलना, मैंने प्राइवेट एंटिटी की तुलना किसी संवैधानिक एंटिटी से नहीं की। मैंने कहा कि संवैधानिक एंटिटी में तो और भी ज़रूरी है कि जो संवैधानिक परंपराएं और प्रक्रियाएं हैं, जिसका मतलब है कि कैबिनेट की मीटिंग गोपनीय होती है और संसद ठीक की है, जो ऑल पार्टी मीटिंग जब तक नहीं होती उसका ओके। सत्र का एजेंडा किसी और को, ठीक। केवल सांसदों को पहले बताया जाता है। ये तो ठीक। मानना पड़ेगा, जब प्राइवेट में होता है तो संसदीय पटल पर कैसे नहीं होगा? ठीक है, चलिए मैं आता हूं रोहन गुप्ता, मैं आ रहा हूं आपके पास। लेकिन कयासों के बीच अगर महिला आरक्षण बिल पास हुआ या दूसरे कुछ बिल आ गए और वो पास हुआ तो उनका क्या असर होगा, ये भी तो आपको जानना चाहिए ना, क्योंकि 2024 का सरप्राइज कहा जा रहा है 2024 का एजेंडा ये तय कर देगा। तो अगर महिला आरक्षण विधेयक पास होता है तो क्या होगा? देखिए, महिला आरक्षण बिल पास होता है तो 2024 में जो नई लोकसभा चुनकर आएगी उसमें 33% आरक्षण के तहत, मतलब 179 तो मिनिमम है, ज्यादा भी हो सकता है, 179 वहां पर आएंगी सांसद चुनके, जो अभी 14% के तहत मात्र 78 हैं। इसके बाद आगे अगर एक देश एक चुनाव जैसा कुछ आ गया तो क्या होगा? अगर एक देश एक चुनाव लागू होता है तो अभी 543 लोकसभा सीटें, आप देखिए 543 लोकसभा सीटों पर यहां पर, और 4 राज्यों की विधानसभा सीटों के लिए 414 सीटों के चुनाव कराए जाएंगे, क्योंकि 2029 से पहले सारी विधानसभा चुनाव लोकसभा के साथ कराना मुमकिन नहीं होगा। तो 2024 में जो चुनाव होगा, 4 राज्यों की 414 विधानसभा सीट और फिर लोकसभा की सीटों के साथ बदलाव चुनाव होगा। उसके बाद फिर 2029 तक कुछ हो पाएगा। फिर संविधान में केवल भारत लागू हुआ तो जहां जहां इंडिया है वहां वहां भारत करना पड़ेगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू हुआ तो विवादित धार्मिक स्थलों के स्वरूप बदलने की कानूनी अड़चन खत्म हो जाएगी, और यह बहुत बड़ा कुछ हो जाएगा अगर ऐसा हो गया तो। समझ लीजिए, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो इस वजह से अभी भी फंसे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के यूटी यानी यूनियन टेरिटरी स्टेटस में बदलाव हुआ, केंद्र शासित राज्य के स्टेटस में बदलाव हुआ तो पूर्ण राज्य के दर्जे के साथ विधानसभा चुनाव का रास्ता भी यहां पर साफ हो जाएगा। रोहन गुप्ता, तो आपको क्या लगता है? आप भी कह रहे हैं कि सरप्राइज 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 दे रहे हैं, इनमें से अगर एक भी हो गया तो 2024 के लिए इंडिया अलायंस के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी क्या? 2024 का एजेंडा सेट हो जाएगा क्या? गौरव जी, पहली बात तो भाजपा प्रवक्ता ने आज देश के सामने एक हकीकत का स्वीकार किया कि वो देश को कंपनी की तरह चला रहे। उन्होंने एडिटोरियल बोर्ड कहा तो इनका डिक्टेटोरियल बोर्ड है, डिक्टेटरशिप है, वो फरमान करेंगे पूरा देश मानेगा। आप कैसी कंपैरिजन, यही तो आपकी मानसिकता दिखा रहा है। आप एक जो चैनल है उसको आप देश की सरकार से कंपेयर कर रहे हैं। देश का एजेंडा, ये संसद है, कोई मजाक नहीं है। आप एजेंडा लेके आइए ना, जैसे आप बोल रहे हैं कि इतने बिल आने वाले हैं, अगर कुछ सरप्राइज है तो बताइए ना, क्यों डर रहे हैं? हर चीज को थोपने की बात बंद कीजिए। और यही तरीका, यही आपका चाल चरित्र और चेहरा है कि जब भी आपने देश के ऊपर कुछ थोपने का प्रयास किया है, देश ने उसका रिएक्शन दिया है, आपने अपनी चाल बदल दी है। जब भी आपको लगता है कि खतरा, जो 3 काले कानून आप डंके की चोट पे लाए थे, हर रोज डिबेट पे आके आप लोग डिस्कशन कर रहे थे, जब आपको लगा कि पंजाब का चुनाव हारने की कगार पे, आपने उसको प्यार से वापस ले लिए। यही तो है, यही तो आपकी जो आपकी तकवादी सरकार है, वो जो सिर्फ चुनावी राजनीति जानती है, पूरे देश को उसी से परेशानी है। आप लोकतंत्र की हत्या कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपकी सत्ता खतरे में है, और वही हो रहा है। जिस प्रकार से इंडिया आगे बढ़ रहा है, आपकी बौखलाहट देश के सामने आ रही है और आप कुछ भी कर सकते हैं। देश को पूरा भरोसा है, ये भरोसा बिल्कुल है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, और ये भी भरोसा है कि देश के लिए जो अच्छा होगा वो आप कभी भी नहीं करेंगे। ये आपकी असली नीयत है। तो पहले तो आप ये जब डिस्कशन मत कीजिए। और दूसरी, गौरव जी, पहली बार मैं देख रहा हूं कि प्राइम टाइम पे आपको कयास लगाने पड़ रहे हैं कि सरकार क्या लाएगी। भाजपा प्रवक्ता में हिम्मत है तो बताए कि सारे जितने एजेंडा दिया है उसके सिवा कुछ डिस्कशन नहीं होगा। बता दे, मैं चैलेंज करता हूं। एक वाक्य, कौन बोल रहे हैं आप? संसद का भाई पूरे देश आप इतना बताइए, कुछ नहीं आएगा। गौरव जी, इस पे गौरव जी मैं देखिए, मुंबई की दलाल स्ट्रीट से लेकर श्रीनगर के लाल चौक तक आप कयास लगवा रहे हैं। क्यों लगवा रहे हैं भाई कयास? हाँ,
ये गौरव जी मैं स्वीकारता हूँ, रोहन गुप्ता के इस आरोप को मैं स्वीकारता हूँ कि आज की सरकार और वो संसद की परंपराएं ऐसी है कि कोई पत्रकार डिसाइड नहीं करता फ़ोन पर पूछ कर कि कैबिनेट में कौन आएगा कौन नहीं आएगा। ये बिल्कुल सही है, अभी पत्रकारों को कयास लगाना पड़ता है। पहले पत्रकारों को जानकारी दी जाती थी उस मंत्री से पहले, और प्रधानमंत्री का अधिकार क्षेत्र क्या था कि 10 जनपद में फाइलें जाती थी, वहाँ से तय होता था और राहुल गांधी ऑर्डिनेंस फाड़ते थे। तो ये कयास लगाना ही बेहतर है। हम लोग जो है पत्रकारों को स्टेक होल्डर बनाते नहीं हैं, ये बात मैं स्वीकार। लोकसभा को बताइए, मुझे देश को बेवकूफ मत बताइए, संसद का अपमान मत कीजिए। मैंने किसी के बीच में संसद को बताइए। गौरव जी मैंने 1 वर्ष आप बता रहे हैं संसद को बताइए ना। गौरव जी क्या हमको मत बताइए, संसद को बताइए। अरे 1 वर्सेस कुछ नहीं है, इंडिया वर्सेस TV9 ने 3 उनके प्रवक्ताओं को, एक मुझे बुलाया है और मेरे बीच में हस्तक्षेप करने का मौका भी दे रहे हैं। ये गौरव जी आप मुझे शहजाद ये बात मत कहिए, आपको तो सबसे ज्यादा टाइम दिया मैंने और इस बात का पूरा ख्याल रखा है कि 3 प्रवक्ताओं के अनुपात में आपको पूरा टाइम मिले। आप बोलिए अपनी बात पर, मुझे बोलने दीजिए। मैं जवाब कैसे रोकिए तो सही है। डिबेट करवाइए गौरव जी। शहजाद पूनावाला आपको 1 मिनट 40 सेकंड और कांग्रेस 1 मिनट 30 सेकंड, सबसे ज्यादा टाइम मैं आपको दे रहा हूं, बोलिए आप। पर गौरव जी मैंने उनके बीच में नहीं बोला और 3 लोग बोले और वो मेरे बीच में बोल रहे हैं, ये अंतर है। ये तो आप सभी लोगों की प्रॉब्लम है, साथ में डिबेट करते हैं। अरे भाई 3 वर्सेस 1 है, क्या बात कर रहे हैं भाई गौरव जी। आप देखिए कम से कम 1 सेकंड, देखिए गौरव जी ऐसा है, आप निश्चिंत होइए, हम आपको बॉयकॉट नहीं करेंगे। बॉयकॉट हम लोग की वैसे भी प्रवृत्ति नहीं, इनकी तो लिस्ट निकाल के बॉयकॉट करने की है। तो आप जैसे भी डिबेट चलेंगे हम आपको बॉयकॉट नहीं करेंगे। कोई डर भी नहीं है। अरे भाई मुझे आगे बढ़ने दीजिए भाई, नहीं हो सकते भाई मुझे आगे बढ़ने दीजिए भाई। हाँ बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, आगे बढ़ने दीजिए, बोलने दीजिए। अरे इतना क्यों तड़प रहे हैं, अपनी बारी में तो बोल दिए, मेरी भी बारी। जल्दी शहजाद जल्दी, मुझे कुछ दिखाना भी है, मेरे पास बहुत सवाल इंपॉर्टेंट चीज है, आप जल्दी दिखाइए, आप सारी चीजें दिखाइए। गौरव जी मेरा केवल एक मूल सवाल है, आज दिवस था राष्ट्र नीति का, लोकतंत्र के जश्न का, क्या इन्होंने G20 को G2 बोला ये सही है? आम आदमी पार्टी से पूछिए, समाजवादी से पूछिए, इतना बड़ा आयोजन, विश्व ने इसकी प्रशंसा की, तो भारत की उपलब्धि से इतनी घृणा, मोदी से घृणा करते करते, यही इनकी मानसिकता है। इस नकारात्मक मानसिकता को लोगों ने नकारा।